बेसिकली जब हम कहीं जाते हैं या पब्लिक में या जो मीडिया हमारे पास में आती है वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे एजिटेशन क्यों है। मैं नंबर 1 आपको पॉइंट बता दूं। नंबर 1 पहले एक सेक्शन 2 है जो एडवोकेट्स एक्ट की, उसमें इन्होंने ऐसा प्रोविज़न किया है, अब तक तो जो कोर्ट में अपीयर होते थे उन्हीं को ये माना जाता था कि रेगुलर प्रैक्टिशनर है और ये वकील है, एडवोकेट है, हमें कोर्ट में जाकर के ये रिप्रेजेंट करेंगे। अब इन्होंने सेक्शन 2 में जो अमेंडमेंट किया वो ये क्या, जो इन हाउस काउंसिल है, जो अपने घर में परचून की दुकान चला रहा, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा, हाँ वो प्राइवेट फर्म में काम करता है या अपने इन हाउस काउंसिल का मतलब अपने घर से अगर अपना भी काम कर रहा है ना और वकालत का भी काम कर रहा तो उसे भी काउंसिल प्रैक्टिशनर की श्रेणी में ले लिया जाएगा। अब एक बात बताओ, मैं घर पे बैठकर, ये तो आपको पता, आप मीडिया का काम जब तक बाहर हो घर से तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप वहीं से कुछ काम कर रहे हो और अगर अपने इनपुट्स वगैरह अपने जहाँ पर काम करते हो उनको दे रहे हो तो आप उसके साथ में दूसरा भी काम कर सकते हो। एक इंसान अगर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम खोल करके बैठा है, उसके बाद में एम्पल टाइम है ये एक वकालत का काम करने के लिए भी, उसको भी ये मान लिया है कि लीगल प्रैक्टिशनर है। जो प्राइवेट बॉडीज में, प्राइवेट कंसर्न में, प्राइवेट फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंसर्न में काम कर रहे हैं, उनको भी ये मान लिया गया है कि ये लीगल प्रैक्टिशनर है। जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनमें जो लॉ ऑफिसर्स थे अब तक वो कोर्ट में आकर के सिर्फ एआर का काम किया करते थे कि ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का काम करेंगे, बाकी जो केस जो परस्यू करना होता था वो एडवोकेट ही करते थे। अब उनको एडवोकेट्स की जरूरत क्या रह जाएगी जो वो सारे काम वहीं पर कर लेंगे, तो जब एआर ही सारा काम कर ले, घर में बैठे हुए लोग बाकी जो सारा काम कर लेंगे तो इससे वकीलों की वकालत तो खत्म, कुछ बचेगा नहीं। पहले तो लीगल एड ने और डीएलएसए ने और लोक अदालत ने इन्होंने नाश मार दिया सारा, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि इससे हम परेशान हैं, इससे पब्लिक भी परेशान है। एक्चुअली कॉम्प्लिकेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि पब्लिक भी परेशान है। एक तो पॉइंट हमारा इधर, दूसरा पॉइंट है हमारा जो इन्होंने 35A में जो अमेंडमेंट लाया उसमें एक किया बैन ऑन स्ट्राइक्स एंड बायकॉट्स, कोर्ट बायकॉट्स। डॉक्टर्स स्ट्राइक कर सकते हैं, सबके सामने उदाहरण है ममता पर पश्चिम बंगाल के डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की, उनकी ऑलमोस्ट सारी डिमांडें मांग ली गई। किसान आज तक धरने में बैठे हो, सुप्रीम कोर्ट इस बार दिल्ली हाई कोर्ट पर दुनिया भर की पिटीशंस फाइल हुई कि सिंगू बॉर्डर से जो बॉर्डर से वहाँ से हटा दिए जाए। हाई कोर्ट ने कहा हमारे डोमेन में नहीं है, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 19 ये कहता है कि इनको राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन है, तो हम इनका राइट कर्टेल नहीं कर सकते। लंबे समय तक स्ट्राइक चलना बहुत गलत है ना, काम काज में बहुत दिक्कत। बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ कि उसमें पॉइंट दिया है ना कि आप स्ट्राइक कर सकते हैं लेकिन उसके लिए जेन्युइन होना चाहिए। सिंबॉलिक वन डे के लिए, सिंबॉलिक वन डे इन्होंने कहा कि सिंबॉलिक कर सकते हो। अगर मान लो उसके बाद में हमारी ग्रीवांसेस दूर नहीं होती हैं, किसानों की ग्रीवांसेस तब जाकर के दूर हुई जब उन्होंने 1 साल से ज़्यादा कंटिन्यूसली स्ट्राइक पर बैठे। क्या उनके लिए नहीं है? जनरल पब्लिक के लिए स्ट्राइक का राइट है। अभी इलेक्शन से पहले, विधानसभा के इलेक्शन से पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने और आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने, बीजेपी उस टाइम पे गवर्नमेंट में नहीं थी, बीजेपी ने एक दूसरे के घरों पे जाकर के दुनिया भर के प्रदर्शन किए, 1 2 दिन 4 दिन और दूसरे तीसरे दिन। क्या उनके लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है? सिर्फ एडवोकेट्स ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा इसमें भी, आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि 3 मेंबर्स इन्होंने अपने बिठाए। नेचुरल सी बात है, ये है किसी की पावर्स को अपने अधिकार क्षेत्र में कैसे लाएं, अपने डोमेन में कैसे लाएं, इसलिए 3 मेंबर्स उन्होंने अपने बिठा दिए। कोई जवाब आ नहीं रहा। बार काउंसिल को इंडिया, बेसिकली जो हमारे बार काउंसिल इंडिया के चेयरमैन साहब थे ना, उन्हें बिहार से राज्यसभा से नॉमिनेट करा दिया और जो गवर्नमेंट का पार्ट बन गया, नेचुरल सी बात है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर जाएगा तो कभी भी जूते मार करके, लात मार करके उन्हें बाहर निकाल देंगे। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है 2014 से लेकर आज तक भी वकीलों को 27 लाख वकीलों को कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो कि मनन से ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो या बराबर कॉम्पिटेंट हो, उसे बीसीआई का चेयरमैन बना सके। अब वो गवर्नमेंट का पार्ट है तो हमें तो फेवर करने को हम सोच भी नहीं सकते कि हमें फेवर करेंगे। मैं उसी पॉइंट पर आता हूँ। तीसरी चीज़ इसमें ये थी कि एक तो होगी हमारे जो इन्होंने डेफिनेशन लीगल प्रैक्टिशनर की चेंज कर दिया, एक सेक्शन 35A में चेंज कर दिया। एक इन्होंने और भी किया है जो 45B में है कि जो वकीलों के मिसकंडक्ट के लिए जो कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी में एक तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, 2 हाई कोर्ट, डिफरेंट हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड जजेज होंगे, एक होगा उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सिर्फ 1 मेंबर होगा और एक होगा सीनियर एडवोकेट जिसकी 15 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस होगी। तो मुझे ये बताओ, जब ये कमेटी होगी, मुझसे ये कहा जाए आप एक कमेटी बना दो, लेकिन उसमें आप 4 मेंबर की कमेटी बनेगी आपकी तरफ से, सिर्फ एक ही होगा, तो बार काउंसिल का एग्जिस्टेंस कहाँ रह गया? ये बार काउंसिल को भी एक तरीके से खत्म करके सबको अपने डोमेन में लेना चाहती है गवर्नमेंट, अपने अंडर में लेना चाहती है। एक हमारा ग्रीवेंसेस एक ये भी है इसमें, खाली यही नहीं कि स्ट्राइक वाला तो मेजर है ही, हमें अपनी बात कैसे मनवाएंगे जाकर? सरकार ने ड्राफ्ट रखा है, देखिए हमको सदन का पहुंचा नहीं है, तो अभी
तो राय सजेशन मांग रही है ना सरकार, बताइए इसमें। सजेशन वकीलों ने मेल भी दिया है अपना, देखिए उसको बताइए जाकर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं पर्सनली अगर बताऊं, मैंने कम से कम 20 एडवोकेट्स को, जो मेरे जूनियर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, उन्हें फ़ोन करके मैंने बोला, उन्होंने जो उनकी वेबसाइट है ना dhruvakumar.1973@gov.in, इस पर मैंने अपने कमेंट्स भी दिए हैं, उनके भी कमेंट्स भिजवाए हैं। हम ये काम भी साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ अगर पास हो गई, कानून अगर वो बनी गया, तो उस कानून को दोबारा से किसी सेशन में, लोकसभा में, फिर राज्यसभा लोकसभा में ला करके उसे वापस कराना बड़ा मुश्किल होता है। प्राइम स्टेज पर अगर किसी बीमारी को, आप अपने शरीर की बीमारी को प्राइम स्टेज पर ही दूर कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा। अगर वो बीमारी बढ़ती चलेगी तो कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती हैं कि या तो बहुत टाइम लेंगी या वो दूर ही नहीं हो सकती। हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं, तो इसमें कहाँ कुछ घोटाला, कुछ घपला क्या होता है? नहीं, ये सरकार- मैं घोटाले या उसके ऊपर तो नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसमें पारदर्शिता का क्यों उपयोग कर रही है लॉ मिनिस्ट्री इसमें? देखिए असल में मुझे यही समझ नहीं आई, वकील जो कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं वो कहाँ अपने घरों में बैठ करके या जज के चैम्बर में जा करके वकालत कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं मानता कि जुडिशरी करप्ट है, बिल्कुल नहीं मान करके चलता। जो मानते हो एक दो उदाहरण को छोड़ करके, जो कि सबको पता है, जो गूगल पर, जो इंटरनेट और वेबसाइट पर पड़े हुए हैं। लेकिन सर आप नहीं मानते, देखिए देखो, मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि अगर जुडिशरी करप्ट हो जाएगी ना तो इंडिया में कुछ नहीं बचेगा। मैं ये कहूँगा सारे आदमी बेईमान है, हो ही नहीं सकता, अदरवाइज तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। सीट तलाश रहे रिटायर होने के बाद, लेकिन कितने लाइन में सभी लगे हुए हैं, कितने के सर? देखिए जो सरकार का बोलता है उसे रास्ता ऐसा नहीं है। हमारे चंद्रचूड़ साहब का भी पहले स्टेटमेंट आ चुका था, मैं जहां पर हूं उसी में ठीक हूं और मैं आगे भी रिटायरमेंट के बाद जहां पर रहूंगा। कितने बदल गए वो? लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कोई ज्वाइन नहीं किया, उनकी तरफ से ऐसी कोई इंटेंशन नहीं आई कि वो गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं। लेकिन जहां तक बात है ना, कुछ तो इम्पार्शियल है। नेचुरल सी बात है। सपने में चीजें आती है तब तो फैसला सुनाते हैं वो, उनके सपने में आ जाती है कुछ चीज, वो फैसला सुना देते हैं। वो सपने में आकर के फैसले सुनाने वाली बात नहीं, वो चीज़ मैंने भी पढ़ी थी और मीडिया में मैंने भी देखी थी। उन्होंने ये कहा था कि मेरे सपने में ये आया कि इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। ये नहीं आया तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? अगर मैं सही हूँ और आपको ही पता होगा उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने बोला था मैंने ये सपने में आया, मैंने ये प्रे कि ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए, और वो सॉल्व हो गई। सरकार बड़ी जिद्दी है। लेकिन और सब उस टाइम पर रंजन गोगोई साहब जो थे वो चीफ जस्टिस थे इंडिया के, चंद्रचूड़ उसका एक पार्ट थे, और ये नहीं कह सकते चंद्रचूड़ जी हेड थे वहाँ पर। हम बात करें, सरकार बहुत जिद्दी है, ये कैसे लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि 7 दिन से स्ट्राइक पूरे देश भर में चल रही है, सारा काम आज ठप पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। आप लोगों को भी दिक्कत आ रही है, ठीक है ना? तो अब कैसे लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि सरकार बड़ी जिद्दी है सर। ये देखिए कोरोना टाइम पीरियड में हमने इतने टाइम तक हमारे बहुत से जो वकील थे ना, उनके घरों में मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, मतलब हैंड टू माउथ वाली नौबत आ चुकी थी। सर्वाइव करने के लिए प्रॉब्लम थी, बार ने बहुत हेल्प की। हमारी बार इतनी स्ट्रांग है, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, हमारी बार के पास में किसी तरह की मीन्स की, सोर्सेज की कोई कमी नहीं है। और जो सीनियर लॉयर्स हैं इतने, जारी करेगी वकीलों के लिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो बार भी फंड जारी करेगी, और सीनियर एडवोकेट जो काउंसिल है वो भी जारी करेंगे। जब तक ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स वापस नहीं होगा राइटिंग में, तब तक ये एजिटेशन कंटिन्यू रहेगा। 28 फरवरी तक का समय दिया है। देखिए सर, 28 फरवरी तक का ये कि अपने वहाँ पे जो कमेंट्स देने वो अपने कमेंट्स दे सकते हैं। कमेंट्स वकील कंटिन्यूसली दे रहे हैं, जो कुछ नहीं दे रहे हैं। मैं मीडिया, चूंकि देखो सबसे बड़ा सोर्स होता है मीडिया लगभग करोड़ों घरों में एक साथ पहुँचता है। मीडिया तो सरकार के अधीन है। एक्चुअली ये बात मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये सरकार ऐसी है, ये सस्पेंस लास्ट तक पॉइंट रखती है। जैसा भी आपने दिल्ली सरकार में देखा, लास्ट तक इन्होंने किसी के साथ गेम फील्डिंग किससे कराई और को दे दी। आज सबसे बड़ा अफसोस है, जो एडवोकेट हमारे से जीत के जाते हैं वो हमारी बात को वहाँ नहीं कह पाते कि उनको सत्ता के अधीन बना दिया जाता है। आजकल एक ईडी का दर्द है, ईडी हो गई, इन्फोर्समेंट है, सीबीआई है, जिसको उपयोग कर रहे हैं। ये सरकार ऐसी है, ये अमित शाह जो आपके देखा है 21 कंट्री स्टेट्स में अपने हिसाब से कैसे गेम खेलते हैं, इस वजह से नहीं। हमारा विरोध करना इसलिए जायज़ है, अगर हम विरोध नहीं करेंगे, बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ भी उसे बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। हमारा विरोध जायज़ है और ये सरकार को हमें जगाना है। और आज ये दिल्ली की ऐसी एडवोकेट्स ऐसी है जो 50 सारा एडवोकेट्स हैं, वो अपने एक सेकेंड अब लीगल राइट नहीं। मेरा तो आपसे भी मीडिया वालों से ये अनुरोध है कि इस वाले इशू को ना, जो हमारी जो ये बातें हैं, जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, इनको जनता तक पहुंचाएं, जिससे कि और ज़्यादा क्रांति आए। और 27 लाख वकील जब रोड पर निकल जाएंगे तो गवर्नमेंट को मजबूरी में ये एक्ट वापस लेना पड़ेगा। अब लास्ट में मैं ये कहूँगा, वकील एकता